नमस्ते दोस्तों, आज हम हैं डीआरएम ऑफिस में और आज डीआरएम ऑफिस में माननीय डीआरएम महोदय ने के साथ रेल मंत्री जी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रेल बजट के ऊपर चर्चा हुई थी, जिसमें सभी बीकानेर के गणमान्य पत्रकार भी थे, जिसमें मैं भी था। और आज रेल बजट की जो प्रमुख हाईलाइट्स थे वो ये थे कि बीकानेर में राजस्थान को माननीय अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री ने 9,959 करोड़ रुपए के रेल बजट का आवंटन किया। इसमें संरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिकीकरण तथा यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। और आधुनिकीकरण के रूप में वर्ष 2024-25 में रेलवे को 2,62,200 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। इस साल 9,959 करोड़ का बजट दिया गया है। अश्विनी वैष्णव माननीय रेल मंत्री ने राजस्थान के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि राजस्थान राज्य बहुत अश्विनी वैष्णव माननीय रेल मंत्री ने राजस्थान के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि राजस्थान राज्य बहुत बड़ा प्रदेश है और बहुत ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। वर्ष 2009-2014 तक राजस्थान को औसत बजट 682 करोड़ रुपए प्रति वर्ष मिलता था, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 24-25 के बजट में लगभग 10,000 करोड़ रुपए 9759 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। अभी तक का ये सबसे ज़्यादा बड़ा बजट आवंटन है। श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राजस्थान के रेल कार्य में बहुत तेज़ी से प्रगति की जा रही है। राजस्थान के वर्तमान में चलो इसके साथ हम डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखते हैं और उसके बाद हमने माननीय डीआरएम सर श्री डॉक्टर आशीष कुमार जी से बात करी और बीकानेर के बारे में समग्र जानकारी प्रदान हासिल करी। उसका आपको लाइव वीडियो मैं दिखा रहा हूँ। मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। पंजाब में मेरे साथी माननीय परनीत सिंह बिट्टू जी हैं, माननीय तमोदर साहब। पंजाब के लिए रिकॉर्ड बजट एलोकेशन हुआ इस बार रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 5,147 करोड़ रुपीज 5,147 करोड़ रुपीज, जो कि अगर यूपीए का कार्यकाल देखें उससे कंपेयर करें, यूपीए में 225 करोड़ पर एनम मिलता है और आज पंजाब को यूपीए के कंपैरिजन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 23 गुना ज्यादा 23 टाइम्स ज्यादा बजट का एलोकेशन दिया है। 5,147 करोड़ रुपए के तहत रीडेवलप किया जा रहा है, कंप्लीटली नए तरीके से बनाया जा रहा है। तो कितने के प्रोजेक्ट चल रहे हैं पंजाब में भी, कितने करोड़ के? 19,843 19,843 लास्ट ईयर कितना एलोकेशन था बताता हूँ। अब 30 स्टेशन पे इस पे काम चल रहा है, अमृत स्टेशन का। और 2014 से एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ में रखूंगा। रिकॉर्ड नंबर्स में फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस का रिकॉर्ड 366 फ्लाईओवर्स एंड अंडरपासेस बने पंजाब में। 366 और 4,778 करोड़ के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 4,778 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स रेलवे के दिल्ली में चल रहे हैं। राजस्थान को बहुत अच्छा बजट एलोकेशन दिया है, रिकॉर्ड एलोकेशन है। अगर हम यूपीए सरकार के समय देखें तो यूपीए सरकार के समय मात्र 682 करोड़ रुपए मिलता था राजस्थान में, और अभी 9,959 करोड़ 9959 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है, जो कि 14 टाइम्स है यूपीए गवर्नमेंट के टाइम के एलोकेशन के समय से। राजस्थान में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं 51,814 करोड़ के, 51,814 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का चल रहा है काम। 85 स्टेशन को अमृत स्टेशन के तहत कंप्लीटली रीडेवलप किया जा रहा है। 85 बहुत बड़ा स्टेट है। और 2014 से 1,475 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बने। 1475 1,475 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस रेलवे के बने। 10 साल का पीरियड, मोदी जी का 10 साल का पीरियड। इस साल के बजट एलोकेशन से जो पिछले कई वर्षों में एक रेलवे में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है, उसको और स्पीड मिलेगी।
ये DFC पंजाब आप एक एक करके सारे प्रश्न लेते हैं और एक सवाल DFC मेरा रिक्वेस्ट रहेगा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के बारे में आप जानकारी GM और DRM से लें और बाकी ओवरऑल कोई पॉइंट है वो आप कवच के 2,62,000 करोड़ का जो आपका लोकेशन है इसमें कवच के लिए कितना आपको है? 2,62,000 करोड़ में से सेफ्टी रिलेटेड आइटम्स के लिए पिछले साल 98,000 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर एक्चुअल में हुआ था। इस साल 1,08,000 करोड़ का सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज पे कंप्लीट एलोकेशन, 1,08,000 करोड़ का सेफ्टी रिलेटेड एलोकेशन है। सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। सबसे पहले ट्रैक से रिलेटेड होती हैं। ट्रैक्स जहाँ पे पुराने हो गए होते हैं, जैसा आप सब जानते हो कि ट्रैक्स के ऊपर जब ट्रेन चलती है तो ट्रैक्स का कंटिन्यूसली उसका लाइफ उसकी कम होती है तो उसमें रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। फिर बाकी बहुत सारे सिग्नलिंग के इक्विपमेंट्स लगते हैं, एक्सेल काउंटर्स लगते हैं, सिग्नलिंग सिस्टम नए लगते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग नहीं लगती है, तो वो सब चीजों का भी इसमें एलोकेशन में है। कवच में मैं आपको जानकारी बहुत एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। आप सब जानते हैं कि सारी दुनिया में कवच जैसा सिस्टम 1980s और 1990s में लग गया, यानी आप यूपीए गवर्नमेंट या कांग्रेस लेड गवर्नमेंट्स के अगर कई वर्षों के देखें, 58 ईयर्स तो रही कांग्रेस की गवर्नमेंट, उस पीरियड में जो काम नहीं हो पाया वो काम आके मोदी जी ने आके शुरू किया। 2016 में कवच का पहला डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ, 2019 में उसका सर्टिफिकेशन हुआ और इसका सर्टिफिकेशन भी बहुत डिफिकल्ट होता है। आप जानते हो कि SIL 4, SIL 4 जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी का होता है, SIL 4 का इसका सर्टिफिकेट लेवल 1 बनता है, क्योंकि सेफ्टी सिस्टम में इसके हाईएस्ट प्रिकॉशन इसमें लिए जाते हैं। तो 2019 में उसका सर्टिफिकेशन हुआ, फिर कोविड आया, फिर भी कोविड के दौरान भी काम चलता रहा इस पे और 2022 में पहला बड़ा रोल आउट चालू हुआ और पिछले हफ्ते कवच 4.0 कवच वर्जन 4 अप्रूव हुआ RDSO से। हमारा जो रेलवे का नेटवर्क है देश का, उसमें बहुत डाइवर्सिटी है। नॉर्थ ईस्ट में अलग सिचुएशन है, साउथ में अलग है, डेजर्ट एरिया में अलग होता है, जो बिल्कुल कोस्ट के साथ लगे उनका अलग सिचुएशन होती है। इन सबको ध्यान में रखते हुए सिस्टम का डिजाइन किया जाता है। तो सिस्टम का जो डिजाइन हुआ उसमें कवच का वर्जन 1, 2, 3, 3.2 और अब कवच का वर्जन 4। वर्जन 4 पे आते आते देश की सारी परिस्थितियां उसमें कवर हो गई। पूरे देश के अपने जितने भी डिफरेंट यूज केसेस हैं, जिसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में, वो सारी की सारी कवर हो गई उसमें। इसलिए वर्जन 4 को अब फ्रीज कर दिया गया, यानी वर्जन 4 को लेके देश भर में अब रैपिडली इसका रोल आउट करेंगे। जैसा आप सब जानते ही हैं, कवच के रोल आउट में 5 सब सिस्टम्स का रोल आउट होता है। पूरे के पूरे ट्रैक के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल लगता है, पहला। दूसरा, जैसे टेलीकॉम का नेटवर्क बनता है वैसे ही हर 5-6 किलोमीटर पे टेलीकॉम जितने ही ऊंचे टावर लगते हैं। प्लेन एरिया में थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस में लगते हैं, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, कई जगह 12 किलोमीटर भी। एकदम सीधी रेलवे लाइन है तो 12 किलोमीटर में भी लग जाता है। और पहाड़ी एरिया में कम डिस्टेंस पे लगाने पड़ते हैं, कई जगह तो कई हिली एरिया में तो 2-3 किलोमीटर में भी टावर नया लगाना पड़ता है। स्टेशन के ऊपर डेटा सेंटर बनता है पूरा, उस डेटा सेंटर को फिर इंटीग्रेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में और सिग्नल के साथ, उसके साथ इंटीग्रेशन उसका। तीसरा, चौथा होता है जो ट्रैक है, ट्रैक के ऊपर पूरा RFID डिवाइसेस लगता है। पूरे ट्रैक पे हर 1 किलोमीटर पे RFID का डिवाइस लगता है, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन आपको ट्रेन की पता करनी होती है। पांचवा होता है ट्रेन के ऊपर, यानी इंजन के अंदर, या अगर ट्रेन सेट है, डेमो है, मेमो है, दूसरी गाड़ी है, उसकी EMU है, उसके ऊपर, ट्रेन के ऊपर कवच। इस तरह से 5 डिफरेंट सिस्टम्स के हिसाब से कवच का रोल आउट होता है। तो जैसे वर्जन 4 अभी फ्रीज हुआ है और जिस तरह से पहले 3000 किलोमीटर के एक्सपीरियंस से, अनुभव से जो सीखने को मिला है,
अब इसका रैपिड रोल आउट चालू हो रहा है। आगामी कुछ ही समय बाद में जैसे इसका रोल आउट का पूरा प्रोग्राम फ्रीज होता है, वो आपके सामने मैं रखूंगा सबके सामने। लेकिन आप वो अपने जो डेवलपमेंट के जितने भी मेजर काम थे वो एक लेवल पे पहुंच गए जिसमें हम डिजाइन को भी फ्रीज करके आगे रैपिडली रोल आउट कर सकते हैं। अगर डिजाइन अगर फ्रीज किए बिना रोल आउट अगर किया जाता है तो फिर रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये बहुत सोच समझ के ध्यान से पूरा डीप में गहराई में जाके ये काम इस तरह से चल रहा है। तो अब वो परिस्थिति आ गई। सर ट्रेन जब नई लॉन्च होती है उसमें ट्रेन का टेस्टिंग का एक लंबा पीरियड रखना पड़ता है। नॉर्मली 1 साल के आसपास का टाइम पीरियड रखना होता है। और अमृत भारत ट्रेन के अंदर जो भी इनोवेशन किए गए थे, विशेषकर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा इनोवेशन था इसमें सेमी ऑटोमेटिक कपलर लगा है। और जिस तरह के कंप्लीट पूरा ट्रेन सेट बना है, अलग इंडिविजुअल कोच नहीं है, पूरा ट्रेन सेट बना है। एक कोच से दूसरे कोच में आप जा सकते हो और दोनों तरफ इंजन परमानेंटली कपल्ड इंजन है, पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन है। तो वो सारे सिस्टम्स में अच्छा रिफाइनमेंट आया है, उससे काफी कुछ अनुभव आया है। तो डिजाइन में चेंजेस करके अभी 45 है 50 ट्रेन का 47 है 50 ही है 50 अमृत भारत ट्रेन का सैंक्शन हुआ है। उसका काम ऑलरेडी CLW और ICF और MCF और RCF में मिलकर काम चालू हो गया है। और अमृत भारत ट्रेन पूरी नॉन AC है, पूरी तरह से नॉन AC है। 22 कोच में से 11 कोच स्लीपर है, 11 कोच जनरल है। तो जो पहली दोनों ट्रेन से उसका बहुत पॉपुलर अच्छा रिस्पांस मिला है। पहली ट्रेन मालदा और दरभंगा से चालू हुई थी, दोनों ट्रेन मालदा से बैंगलोर और दरभंगा से दिल्ली ये ट्रेन चालू हुई थी। तो इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। अब और उसकी कई गाड़ियां और चली। आई थिंक 2 more manufacturers are in very advanced stage of approvals. One of them should be approved in coming couple of months or 3 months max, and the other one is also very. And then many other companies are also working on it to budget वाला। उससे कई फीचर्स ऐसे हैं इसमें कवच में जो कि उससे बेटर है, क्योंकि ETCS L2 आज से 30-35 साल पहले का डेवलपमेंट है। सारी दुनिया में जब 30-35 साल पहले कवच जैसा सिस्टम लगा था, 1980s में बिगिन हुआ था, करीब स्टार्ट हुआ था। पहले कहीं पे इसका नाम LZB होता था, कहीं पे कुछ और नाम होता था, अलग अलग कंट्रीज में उनकी भाषाओं में इसके नाम होते थे। कहीं पे ZUB नाम होता था, अपनी अपनी भाषा में सबके नाम होते थे। तो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन इज द जेनेरिक वर्ड ATP। इसको ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन इज द क्लास ऑफ इक्विपमेंट in which कवच is part of it, right? तो ATP systems आज से 30-40 साल पहले दुनिया के सभी रेलवे सिस्टम्स में लगे। अनफॉर्चुनेटली तत्कालीन सरकारों ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मोदी जी की सरकार ने आते ही सबसे पहले इस पर फोकस किया। आपका जो आई बार का क्वेश्चन है ना, उसको मैं एड्रेस करता हूँ। इसका प्रोविजन रखा गया है। 22-23 में एक्चुअल्स 41,000 था, AVR 23-24 में 17,000 था। इस साल के बजट में 10,000 है। और इसका कारण है कि ग्रॉस बजटरी सपोर्ट बढ़ा करने चाहिए और करना, चाहे ऑपरेशंस में इंप्रूवमेंट हो, टेक्नोलॉजी लाना हो, सेफ्टी के लिए नई कैपेसिटी क्रिएट करना हो, हर तरह के प्रयास रेलवे के लिए करने चाहिए। और इसका रिजल्ट भी आया है, इसका रिजल्ट भी दिखा है। यूपीए के पीरियड के कंपैरिजन में एक्सीडेंट्स में 60% रिडक्शन। मैं कह सकता हूँ कि चाहे CRS की जो भी रिपोर्ट का रिकमेंडेशन आए, चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इनपुट्स आए रेलवे के ऑफिशियल्स के जरिए से, इंडस्ट्री के द्वारा, जो नीचे हमारे जो टेक्नीशियंस इनपुट देते हैं, उन सारे इनपुट्स को लेके लगातार कंटिन्यूअस एफर्ट है सेफ्टी से रिलेटेड मेजर्स को बढ़ाने का। फंड एलोकेशन में सेफ्टी पे पूरा का पूरा ध्यान दिया गया है। 1,08,000 करोड़ रुपीस का इसका सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए एलोकेशन है। तो जो भी स्टेप्स इसके लिए लेने चाहिए वो लेने हैं और पूरी तत्परता के साथ, पूरी संवेदना के साथ
कंप्लीट कमिटमेंट के साथ सेफ्टी पे ध्यान देना। ये लगातार करते रहना पड़ेगा क्योंकि एवरी लाइफ इज प्रेशियस। के माध्यम से मिनिस्टर फॉर रेलवेज ने आपको ब्रीफ दिया अभी बजट पे। स्पेशली 3 स्टेट का फोकस था इस डिस्कशन में, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान। राजस्थान का एलोकेशन 9,959 करोड़ रखा गया है इस बार, जो कि आपने सुना होगा। और सेफ्टी में भी एलोकेशन जो है वो लास्ट ईयर 98,000 करोड़ से बढ़ा के 1,08,000 करोड़ कर दिया। प्लस उसके अलावा अमृत भारत स्टेशन हो गए और 1475 फ्लाईओवर अंडरपासेस का भी वर्क हुआ। तो और कवच के बारे में जो अक्सर जिज्ञासा रहती है लोगों की कि कवच के बारे में क्या हो रहा है, तो वो भी आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि कवच को इंस्टॉल करना, उसका एक कवच 4.0 वर्जन रेडी है और इसको फेज्ड मैनर में इंस्टॉल किया जाएगा और RDSO द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, जैसा मंत्री जी ने बताया आपको। और इसमें मल्टीपल चीज़ इन्वॉल्व है, ट्रैक में भी लगना है, टावर्स भी लगेंगी और लोकोमोटिव में भी फिट होगा। तो उसके 4-5 तरह के इंस्टॉलेशन हैं। तो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। तो उसमें जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि इसका एक पूरा डिटेल्ड टाइम टेबल रेल मंत्रालय बना के आप लोग के साथ शेयर करेगा कि कैसे कवच का रोल आउट होगा। बाकी जो एग्जैक्ट कितना किस प्रोजेक्ट में एलोकेशन मिलेगा वो अभी पिंक बुक जब आएगी तब हमको पता चलेगा प्रोजेक्ट वाइज किसमें कितना एलोकेशन आएगा। ये ब्रॉड पिक्चर है जो कि अभी पता चल पाई है। बाकी जो डिटेल्ड चीज़ें हैं वो हम लोग एक काम जैसे ही हमको ये फिगर शेयर होते हैं और हम उसका एनालिसिस कर लेते हैं तो उसके बाद आपके साथ फिर दोबारा डिस्कशन में आ सकते हैं और डिटेल भी फिर आपको हम चीज़ें बता सकते हैं कि जो आगे जो एलोकेशन किया गया है कितना। और अभी शायद अभी रेल मंत्रालय को भी समय लगेगा सारी चीज़ों को एलोकेट करने में, प्लान हेड वाइज, प्रोजेक्ट वाइज सारा कुछ करेगी। तो जैसे ही हमसे डिटेल शेयर होगी हम आपके साथ इस पर वापस डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी आपके कोई प्रश्न हो तो अभी तो सरकार की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ गया है। तो और पहले सारी इंटरनल एक्सरसाइज हो जाती थी मंत्रालय। अभी तो जैसे और मंत्रालय में होता है, एक बार बजट पेश हो जाता है, सारी जो डिटेल्स है, अब वो मंत्रालय को क्या, वो मंत्रालय इंटरनल डिटेल्ड एक्सरसाइज, पहले एक डिटेल्ड एस्टिमेट और एक्सरसाइज करेगा तब बता पाएगा कि एग्जैक्टली कितना किस प्रोजेक्ट में गया। इन्होंने कहा है कि 50 ट्रेनें, जैसा कि अभी मंत्री जी ने मंत्रालय से मंत्री जी ने कहा है कि 50 शायद प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी 1 साल पहले ट्रायल पे रहेंगी। जनवरी में स्टार्ट हुई है, 2 ट्रेनें, जैसा कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2 ट्रेनें शायद थी। तो ऑलरेडी 6 to 7वां महीना चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स आएंगी इससे, क्योंकि ये सिर्फ स्लीपर और GS कोच बेस्ड ही है और तो जैसा उसमें कमियाँ निकलेंगी, क्योंकि जब हम रोल आउट करते हैं बड़े लेवल पे तो कोशिश ये की जाती है कि पहले उसको ट्रायल करके उसको सही से देख लिया जाए, जहाँ जो कमियां रहे उनको नेक्स्ट जब हम मास स्केल पे प्रोडक्शन करें तो वो कमियां दूर कर सकें। तो प्रोबेबली जैसा कि बताया गया कि 2 ट्रेनें हैं, उनका ट्रायल चल रहा है, 7वां महीना चल रहा है और शायद 3-4 महीने बाद तक हमें और डिटेल पता चल जाएंगे। जो शॉर्टफॉल्स होंगे उसको नई डिजाइन में इनकॉर्पोरेट करके फिर हम 50 ट्रेन सेट्स का प्रोड्यूस। सर, क्या बीकानेर को वंदे भारत या अमृत भारत में से भी कोई मिल सकेगा? क्या कोई ट्रेन मिलेगी? संभावना है कुछ इसमें? मतलब कंफर्म बताना बहुत मुश्किल है, इसका डिसीजन तो मंत्रालय लेवल पे होता है, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ से ट्रेन चले। थोड़ी रेस्ट्रिक्शन, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रेंट्स हैं जैसे आपको जानकारी है, तो हमारे जैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे आपको पता है हनुमानगढ़ में भी वॉशिंग लाइन का काम चल रहा है, तो वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 3-4 महीने में खत्म हो जाना चाहिए। सर, बीकानेर में जो ईस्ट के ऊपर ये लाइन बन रही थी, वॉशिंग लाइन, क्या बनेगी या नहीं? कैप्टन एवियंस होगी? वॉशिंग लाइन तो नहीं बन रही थी ईस्ट में। हमारे 2 एक्स्ट्रा लाइन यार्ड में डाली जा रही थी।
उसका काम चल रहा उसमें केवल पार्किंग सुविधा रहेगी क्या गाड़ियों है। की? तो पार्किंग में थ्रू रनिंग के लिए रहेगी, मतलब अच्छा, वो through running। पूरा ऑपरेशन में यूज हो सकती है। और- जैसे कई बार ट्रेनें जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन है तो वहाँ पे कुल 3 ही लाइन है बीकानेर ईस्ट में, तो 2 लाइन बढ़ने से ये होगा कि हमारी क्रॉसिंग्स और उसमें हमें सुविधा हो आसानी- जाएगी। सुविधा सर बीकानेर में जो वॉशिंग लाइन है वो कर्वेचर वाली है, तो उसमें जो एलएचबी वाले हैं, सीबीएसई जो सेंट्रल बफर सिस्टम वाला जो उनकी कपलिंग है वो उनको बहुत दिक्कत आती है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वॉशिंग तो होती नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि 22,871 और 22,872 जो गाड़ी इनको एलएचबी कोचेज मिलने हैं, अपने प्रपोज्ड भी है, वो मिलने में असुविधा इसीलिए हो रही है। क्या इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? नहीं, इसमें हमारे पास 2 वॉशिंग लाइन है जी सर। बीकानेर में। एक स्ट्रेट है, उसमें तो एलएचबी कोच मेंटेन हो सकते हैं। दूसरी वाली सीबीसी दूसरी वाली जो है उसमें आईसीएफ रेक मेंटेन होते हैं होते, जी हाँ। कर्वेचर के रीजन की वजह से। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा कुछ इसमें कई तरह के सॉल्यूशंस हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक तो कुछ ट्रेन्स को शिफ्ट करें, अगर हमारे पास नई वॉशिंग लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर टाइम टेकिंग चीजें हैं, Project है। मतलब चाहते हम सब हैं कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो इस प्रोजेक्ट को। तो कुछ गाड़ियां हम लोग शिफ्ट करें जिससे कि हमारा जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बचेगी स्लॉट्स उनको हम यूज कर पाएं। तो सर ये कर्वेचर वाली वॉशिंग लाइन को स्ट्रेट भी किया जा सकता है क्या? ये ज्यादा बहुत नहीं, अभी दुष्कर है। टेक्निकली हम लोगों ने कई बार उसको एग्जामिन कराया। जी उसमें सर। कई तरह के लैंड कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, प्लस आउटसाइड भी आपको पता है शमशान और हाँ, वो दिक्कत है। issues हैं। तो उसमें भी मुझे लगता है कि वो Feasibility मुश्किल है। वो मुश्किल है सर। तो वैसे हम लोग आगे लालगढ़ में दो वॉशिंग लाइन प्रपोज कर रहे हैं, 2 से 3 वॉशिंग लाइन प्रपोज कर रहे हैं जो कि बन के तैयार हो जाएगी तो काफी हमको राहत। हाँ सर, वो तो अच्छी बात है, मगर लालगढ़ में जब वॉशिंग लाइन के लिए ट्रेनें जाएंगी तो वहाँ पे कंजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। रेलवे जो लेवल क्रॉसिंग गेट है सर, उसके लिए तो कोई भी ना तो प्रशासनिक ये कुछ हो रहा है कुछ। मैं इसमें रेलवे अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास कर हाँ जी सर। जो बेस्ट हो सकता है वो हम करेंगे, सर क्योंकि रेलवे का बेस्ट प्रयास तो है, लेकिन बेस्ट प्रयास ये हो रहा है आजकल रेलवे का, चाहे कितनी भी बजे हो, रात को भी गेट एक बार बंद हो गया ना तो फिर रेलवे ये सोचता है वो कि एक लाइन और एक गाड़ी और निकल जाए उसके बाद ही खोलना है उसको। अमूमन यही बात होती है, रात को 1 बजे पौने 1 बजे बंद होता है और लगभग 1:15 बजे के आसपास खुलता है गेट। ये रोज की है सर रनिंग, और ये हम लोग तो रोज इनको 2-4 होते ही हैं। हाँ जो था उसका हमारा लेटर ऑफ एलओए इशू हो गया है और जल्दी ही हमारा स्टेशन का रीडेवलपमेंट का टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और सक्सेसफुल बिडर। संभावित कब तक होना शुरू हो जाएगा सर? 2-4 महीने, 5-6 थोड़ा महीने? सा टाइम दें, मैं क्योंकि जी सर, कोई बात प्रोबेबली जस्ट आज ही इशू अच्छा, हाँ तो फिर तो समय लगेगा। कंसल्टेशन का, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको तारीख सही बताऊं। अगर जी सर, हाँ। एक बार डिस्कस करके मगर हाँ ये भी एक खबर तो है ही सर कि एलओसी वाला हो गया आपको। वो इशू हो गया तो एक काफी बड़ा एक अचीवमेंट होगा। जी सर। अभी उनकी वर्तमान क्या स्थिति है, क्या उसका टेंडर हो गया है, क्या प्रगति है? वॉशिंग लाइन में अभी जैसे कि हमारा बीकानेर मंडल में 2 वॉशिंग लाइन बीकानेर में है, एक लालगढ़ में है और एक नई वॉशिंग लाइन हनुमानगढ़ में भी बन रही है। ऑलमोस्ट लास्ट स्टेजेस में है, जल्दी से जल्दी हम प्रयास कर रहे हैं उसको बना के रेडी करें। तो उससे जो हनुमानगढ़ की नई वॉशिंग लाइन आएगी, एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी हमको मिलेगी, तो हम कुछ ट्रेनें वहाँ से चला सकते हैं या कुछ ट्रेनें जो बीकानेर और लालगढ़ में मेंटेन हो रही हैं उनको वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि एडिशनल स्लॉट्स खाली होंगे हमारे यहाँ बीकानेर और लालगढ़ में, जिससे कि हम और भी एक्स्ट्रा ट्रेनें चला सकते हैं। तो उसके अलावा लालगढ़ में भी हम लोग 2 नई वॉशिंग लाइन, 2 से 3 वॉशिंग लाइन बनाने का प्रपोजल हम भेज रहे हैं रेलवे बोर्ड अप्रूवल के लिए। उसी के साथ साथ हिसार में भी हम नई 2 वॉशिंग लाइन बनाने का प्रपोजल हमारा ऑलरेडी रेलवे बोर्ड गया हुआ है। भिवानी में भी एक नई वॉशिंग लाइन बनाने का हमको ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है, जिसका काम जल्द ही जल्द शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ों के बाद हमारे मंडल में काफ़ी नई कैपेसिटी जनरेट होगी और जिससे हम नई ट्रेन चला पाएंगे और बीकानेर मंडल में जितने अपने यात्री हैं उनके लिए और नई ट्रेन सुविधाओं को ओरिजिनेट करा पाएंगे, नई ट्रेन से। सर लेकिन लालगढ़ में सब बहुत साल